हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपनी 1000 क्वेश्चन की सीरीज में दूसरा वीडियो। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडे, जब भी हम गैंडे की बात करते हैं तो एक स्टेट हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि हमने ये बचपन से पढ़ा है। दैट स्टेट इज असम। ठीक है। तो भारतीय गैंडे, एक सींग वाले गैंडे राइनोसेरोस कहाँ पे संरक्षित किए गए हैं, कहाँ पे कंजर्व किए गए हैं? और क्योंकि देखिए, सारे जो जीव जंतु हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इसका भी कंजर्वेशन किया गया गैंडे का। पहले एक टाइम ऐसा था सिर्फ 10 गैंडे बचे थे इंडिया में, फिर अब अच्छे खासे नंबर्स हो गए हैं इनके। तो अगर मैं बात करूं तो दिस काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क में ही गैंडे, एक सींग वाले गैंडों को संरक्षित किया जाता है। आइए बात करते हैं दूसरे नेशनल पार्क की। देखिए, 4 क्वेश्चन तैयार होंगे आपके यहाँ से। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, आपको अच्छे से पता है, उत्तराखंड। ये किसके लिए एक्चुअली उत्तराखंड में, किस, इस जिम कॉर्बेट में बंगाल टाइगर्स का कंजर्वेशन किया गया था। ठीक है। और ये रहा अपना गिर, इट इज इन गुजरात। देखिए, ये इस यहाँ किसका कंजर्वेशन है? एशियाटिक लैंड और टाइगर, यू कुड से। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये सारे पार्क कहाँ पे हैं। बांदीपुर है कर्नाटका, कॉर्बेट है उत्तराखंड, काजीरंगा असम, गिर अपना गुजरात। आइए आगे बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? हमने बार बार सुना है रेड डाटा, रेड डाटा, रेड डाटा। आज हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है। देखिए, रेड, यहां से देखते हैं, रेड डाटा बुक जो है पब्लिश कौन करता है? IUCN। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि IUCN क्या है। तो IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए, ये जो संस्था थी ये कब बनी थी? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी थी 5 अक्टूबर 1948 में। इसके बारे में जान लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट संस्था है। और कहाँ बनी थी ये? फ्रांस में बनी थी। फ्रांस में बनी थी। ठीक है। ये संस्था बनी, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये सबसे प्रोमिनेंट संस्था है जो वॉच रखती है पर्यावरण और वन्य जीव पे। इट मीन्स कि ये देखती रहती है कि फ्लोरा और फना कहाँ पे डिप्लीट हो रहे हैं या कहाँ पे इंस्टेंट हो रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा नंबर्स हैं। तो ये सारी चीज़ अपने इस मतलब इनके पास एक रिकॉर्ड होता है। कोई भी चीज़ अगर ख़त्म होने के कगार पे है तो वो उसको रेड डाटा बुक में इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाल देते हैं, ताकि उस पर काम किया जा सके और उसको कंजर्व किया जा सके। जैसे एक सिंग वाला गेंडा हो गया, और भी बहुत सारी, जैसे टाइगर्स हो गए। एक टाइम पे ये भी एक्सटिंक्ट होने वाले थे, बट करेंटली वी हैव 70% ऑफ टाइगर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो अब देखिए, ये IUCN के द्वारा रेड डेटा बुक पब्लिश की जाती है। अब रेड डेटा बुक जो है ये कब से पब्लिश होना शुरू की हुआ रेड डेटा बुक? तो इसको भी देख लीजिए एक बार, फिर हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्योंकि इतना समझा दिया तो आपको क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आ ही जाएगा। ये 1963 से इन्होंने सोचा कि एक
बुक पब्लिश करनी चाहिए, ताकि लोगों को एक लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए ताकि लोग अवेयर हो सकें, क्योंकि तब तक कई सारी प्रजातियां फ्लोरा एंड फौना की, यानी वन्य जीव और आई वुड से कि वृक्षों की, फूलों की इंस्टिंक्ट हो रही थी या फिर खतरे में थी, तो उन्होंने रेड डेटा बुक जारी किया। अब देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा सा है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो नदियों में प्रदूषण से? ऑब्वियसली नॉट। विलुप्त के करीब जीव पर? यस। जो जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज, उनकी नंबरिंग इसमें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं? देखिए वैसे मेनली तो देखा जाए तो नीम के पेड़ में भी की लकड़ी में भी एक टाइम के बाद कीड़े लग जाते हैं, शीशम के में भी, ठीक है। तो एक पेड़ ऐसा है जिसके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, तो दैट इज खेजड़ी। खेजड़ी ऐसा है जिसमें कीड़े नहीं लगते। इसकी फोटो है, देख लीजिए। ये खेजड़ी बेसिकली आप पाओगे राजस्थान में या वो एरिया जहां पे पानी की कमी है, गुजरात में, एमपी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बस इतना जान लीजिए कि खेजड़ी एक ट्री होता है जिसमें कीड़े नहीं लगते। इवन नीम के पेड़ में, बबूल के पेड़ में भी एक टाइम के बाद कीड़े लग जाते हैं, कि लकड़ी में, ठीक है, नॉट पेड़ में, लकड़ी में आई एम टॉकिंग अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे वृक्ष मित्र कहा जाता है? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मिलता जुलता हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। वृक्ष मित्र, ऑब्वियसली ये वो इंसान होगा जिसने वृक्षों के लिए, पेड़ों के लिए कुछ किया होगा। तो इनमें से कौन सा नाम आपको जाना पहचाना लग रहा है? अनुमनन मिश्रा, बाबा औक्टे, राजेंद्र सिंह? ऑब्वियसली नॉट। सुंदरलाल बहुगुणा, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो क्या हुआ था कि कुछ ठेकेदार थे जो पेड़ों को काट रहे थे। तो 1973 में उत्तराखंड में, जो पहले यूपी का ही पार्ट था, लोगों ने रिवॉल्ट किया। लोगों ने मतलब मना किया, ठीक है। वो पेड़ को चिपक के खड़े हो गए, पकड़कर खड़े हो गए, और इसमें बड़े प्रोमिनेंट नाम है। तो ये 1973 में शुरू हुआ था। इनको वृक्ष मित्र कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। और इसमें और कुछ नाम है, चंडी प्रसाद भट्ट, याद लिख लीजिए, ये भी इन्होंने भी, और गौरा देवी, इन लोगों का भी योगदान सराहनीय है इस पूरे आंदोलन में। इनसे प्रभावित होकर अन्य राज्यों के लोगों ने भी अपने यहाँ पेड़ काटे जाने से मना किया, ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? कल हमने देखा था, ये भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, तो वो कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की बात हो रही है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो ये भोपाल में है, ठीक है। नागपुर में अपना क्या है? नागपुर में अपना निरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पहले तो देखिए, सलीम अली जो है ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है, इसका मतलब पक्षी वैज्ञानिक थे। इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ना ही आंध्रा में है, ना ही महाराष्ट्र में, ना ही MP में है, यह है आपका JNK में। अब यहाँ दो क्वेश्चन आते हैं जो फंसा देते हैं। ये दो क्वेश्चन वो हैं, देखिए, एक तो सलीम अली
नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ये तो JNK में है। एक है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तो ये कहाँ पे है, गोवा में है। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, तो इसमें बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो इसको जब भी आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्या था क्योटो प्रोटोकॉल में, क्या क्या चीजें थी? तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, ठीक है। ये कब, कहाँ, क्योटो क्या है, ये एक जगह है, कहाँ, जापान में। तो इस प्रोटोकॉल में काफी सारे लोग एक साथ आए और उन्होंने क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसे रोकना चाहा। तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के चलते। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? गैसेस के चलते, पॉल्यूशन के चलते। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग रुकेगा तो जलवायु परिवर्तन रुकेगा, ठीक है। जो इतने इतने रेक्टिफाई पेज से हो रहा है, रेक्टिफाई हो चुका है, वो रुक जाएगा। तो क्या हुआ, 11 दिसंबर 1997 को साइन किया गया क्योटो प्रोटोकॉल पे, और ये लागू कब से हुआ वर्ल्ड वाइड? 16 फेब 2005 से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इससे क्योटो प्रोटोकॉल से आपको इतना ही जानना था, जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये ट्रीटी थी, ये प्रोटोकॉल था, इसमें काफी सारे देशों ने शामिल हुए। अब कनाडा इसमें इसका पार्ट नहीं है, कनाडा निकल गया कुछ सालों पहले इससे। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, ग्लोबल वार्मिंग को कम करके जलवायु परिवर्तन को रोकना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले वर्ष 2007 में अर्थ आवर किसने शुरू किया? अर्थ आवर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि अर्थ आवर है क्या। तो अर्थ आवर देखिए, WWF वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, फॉर नेचर के द्वारा हर साल क्या किया जाता है? हर साल मनाया जाता है अपना अर्थ आवर, ठीक है। और अर्थ आवर में क्या होता है कि मार्च के लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मंथ ये मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, एक्चुअली सिंबॉलिक है ये। 1 घंटे के लिए सभी देश अपनी लाइट्स ऑफ करते हैं, लाइट को ऑफ किया जाता है, किस लिए? प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक कराने के लिए। तो मोटो क्या है? अवेयरनेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2007 से इसको शुरू किया गया है। 2022 में अभी रिसेंटली 26 मार्च को रात के 8:30 बजे इसको कंडक्ट किया गया अर्थ आवर को, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगरीकरण औद्योगिकरण हानिकारक है। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन
ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रीज होंगी तो उसके हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, प्रोज एंड कॉन्स। तो इंडस्ट्री आएंगी, जॉब आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन पॉल्यूशन भी आएगा अंटिल एंड अनलेस वी फाइंड समथिंग पॉल्यूशन फ्री सब्सटीट्यूट, कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो ही ना। तो ये हानिकारक है किसके लिए? संतुलित विकास के लिए ऑब्वियसली, जैव विविधता संरक्षण के लिए बिल्कुल, पर्यावरण के लिए बिल्कुल। तो ये आंसर हमारा क्या होगा? ये सभी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की किस परत को, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत को रसायन परत कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल 18 to 60 किलोमीटर्स। इसमें क्या है? अपना जहाज उड़ते हैं। और क्या होता है इसमें? इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओजोन लेयर अपनी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? देखिए ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सीधे सीधे याद करना है। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन नहीं निकलती है, निकलती है, लेकिन जो आई वुड से कि जिसका ज्यादा मात्रा है वो कौन सी है? मेथेन। और इसलिए फोकस रहता है मेथेन पे। ठीक है, CH4। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन किस सूची का विषय है? देखिए सूचियां जो होती हैं और लिस्ट, आई वुड से यहाँ पे सूची का मतलब क्या है, पहले इंग्लिश इसकी समझ लीजिए थोड़ी, तो आपको और समझने में आसानी होगी। लिस्ट, देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट, संघ बोलते हैं इसको बोलते हैं राज्य, इसको बोलते हैं समवर्ती। अब देखिए हमारे यहाँ स्टेट के पास भी पावर है, केंद्र के पास भी पावर है। अब इनकी पावर्स का बंटवारा कैसे किया गया, और अगर किया गया तो किस शेड्यूल में है, किस आर्टिकल में है? तो संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के शेड्यूल 7 में और आर्टिकल 246 में डिवीजन ऑफ पावर का वर्णन है। मतलब उसमें दिया गया है कि पावर कैसे डिवाइड होंगी। तो सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में बांट दिया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए यूनियन में इस पे सारा पावर किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास, उस लॉ बनाने का। स्टेट लिस्ट में राज्य के पास पावर होगी। कंकरेंट लिस्ट में यूनियन मतलब स्टेट और कंट्री, यूनियन दोनों मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके इसमें लॉ बना सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या, इसमें क्या आएगा आपके हिसाब से? डिफेंस, देखिए यूनियन, आर्मी आती है, डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, रेलवे, कम्युनिकेशन, ऐसे कुल मिला के हमारे यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कितने विषय पे केंद्र सरकार लॉ बना सकती है? 100 पे। ठीक है, पहले कम थे, अब ज्यादा, अब बढ़ गए हैं। हमारी राज्य सरकार के पास 66 ऐसे विषय हैं जिन पर वो कानून बना सकती है। आइए देखते हैं। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, पीओ लिख दे रही हूं मैं इसको, हेल्थ एंड सैनिटेशन, इस पे कौन लॉ बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब एजुकेशन, फॉरेस्ट,
एडॉप्ट सक्सेशन, मैरिज, इन सब पे लॉ कौन बनाएंगे? कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट भी बना सकती है और यूनियन भी बना सकती है। तो अगर आप इससे देखें तो वन किस सूची का विषय है, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि वन किस सूची का विषय है? कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। अब देखिए क्या हुआ कि रीजन अमेंडमेंट हुआ। पहले ये क्या था, जो फॉरेस्ट है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था, स्टेट का था, एजुकेशन भी, ठीक है। लेकिन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा एजुकेशन और फॉरेस्ट को किसमें डाल दिया गया? कंकरेंट लिस्ट में। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही वन पे जो है अपना कानून बना सकती हैं। अगर इन दोनों में वर्सेस हो गया, लड़ाई हो गई, तो देश के हित में, राज्य के हित में कौन फैसला लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और किसको राइट है ज्यादा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। चलिए, ये कहाँ वर्णित है? आर्टिकल 249 में। चलिए, आइए आपको कुछ एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन दे दूं मैं इससे रिलेटेड। देखिए, हमारे आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 48A में ये कहा गया है कि राज्य, राज्य का मतलब स्टेट, स्टेट मतलब यानी कि यूपीएमपी, राज्य का मतलब कि गवर्नमेंट, राज्य कोई भी हो सकता है, केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, कोई अथॉरिटी भी हो सकती है, मतलब कोई अलग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो राज्य से ये उम्मीद की जाती है कि वो पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण करेगा आर्टिकल 48A के तहत। और 48A जो है ये किस में आता है? डीपीएसपी में। मतलब अगर कोई राज्य ऐसा नहीं करता है तो हम उसको, मतलब सपोज एमपी में ऐसा नहीं हो रहा है, अगर यूपी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम फांसी पे नहीं लटका सकते वहां के सीएम को, हम उन्हें अदालत में नहीं घसीट के ले जा सकते वहां की अथॉरिटीज को, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ये डीपीएसपी है, ये आपकी अंतरात्मा के ऊपर है कि आप मानना चाह रहे हैं कि नहीं। अगला ये 51A, इसमें कहा गया है भारत के नागरिकों से कि वो पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण में किसका प्रयास करेंगे। समझ में आया? कौन करता है? सब पेड़ काट काट के अपना घर बनाए जा रहे हैं। दे आर प्लेइंग विद इन्वायरमेंट एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिप्लीटेशन ऑफ एवरीथिंग। सॉइल हो चाहे पानी का लेवल हो, सब कुछ कम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए, नाम ही कुछ इसका ऐसा लग रहा है, तो मतलब ये और ये तो हो नहीं सकते, लेकिन आपको याद करना है, ये ट्रिक नहीं यूज करनी है एग्जाम में। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे तो मिजोरम में भी आप मार के आ सकते हैं, तुक्का मारने की ही बात है, तो इसलिए सीरियस पढ़ाई करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा वर्षा होती है? तो नॉर्वे है इसका आंसर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्वे में ही होती है। देखिए, एक पीएच स्केल होता है, ये क्या होता है? द्रव का कोई भी जो लिक्विड होता है वो कितना एसिडिक है, बेसिक बेसिक है, और बेस है वो क्षार है, अम्लीय है, क्षारीय है, या उदासीन है, ये डिसाइड करता है। तो पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 to 14, ठीक है। अगर किसी लिक्विड का वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। 7 से अगर कम है तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है। चलिए अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके इलाहाबाद में, बनारस में नहीं हो सकती। एसिडिक रेन का मतलब क्या है? देखिए, आपका जो सॉरी आगरे का जो है ताजमहल है, वो एसिडिक रेन के कारण ही तो पीला पड़ने लगा था। तो इसका मतलब इंडिया में भी एसिडिक रेन होती है। एसिडिक रेन होती क्यों है? वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के वो मिल जाते हैं कंपोनेंट्स, और वो मिलके बारिश करते हैं। और इससे होता क्या है? देखिए, ये वायु प्रदूषण के थ्रू वायु प्रदूषण
रीजन है इसका, फिर बारिश होती है, फिर ये मृदा प्रदूषण भी करता है, हमारी मिट्टी की क्वालिटी घटती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं लोगों को उस पानी में भीग जाने से। और एक और चीज है कि मेटल जो होता है ना, इसकी बारिश की वजह से हमारे सॉइल में मेटलिक हो जाती है हमारी सॉइल, और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्वे में होता है सर्वाधिक जो होता है वो नॉर्वे में होता है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अम्लीय मृदा का पीएच मान है। देखिए अभी मैंने बताया कि ये जो है ये स्केल होता है 1 to 14 का, तो 1 to 14, ठीक है। तो अम्लीय पूछ रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर 7 से कम है तो एसिडिक होगा, मिट्टी एसिडिक होगी, 7 से ज्यादा क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे। क्षारीय मृदा का अभी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया, तो क्षारीय है ना, तो 7 से अधिक होगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पहले तो देख लीजिए ये कब आया था, ठीक है, फिर हम इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। इसको ईपीए भी बोलते हैं। पहले देखिए ये आर्टिकल 253 के अंतर्गत आता है। और पर्यावरण इसको बोलते हैं छतरी विधान नहीं, पर्यावरण बचाओ अभियान नहीं, वन संरक्षण अभियान नहीं, ऑब्वियसली छाता विधान बोलते हैं। देखिए क्यों लाया गया है ये, क्योंकि हमने हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये बुला बुला के सारे देशों को बैठा रही थी, क्योंकि वो उनका वॉच था कि अब चीजें डिप्लीट हो रही हैं, अब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारी इंदिरा गांधी जी गई थी, फिर उसके बाद वो आई तो उन्होंने शुरुआत कर दी कि पर्यावरण पे काम करने का। वो काफी प्रभावित हुई स्टॉकहोम में जो हुआ था, जो वहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था। तो फिर वो आई, उनके बाद उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बाघ संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम आए, और फाइनली इन 1986 हमने देखा कि पर्यावरण अधिनियम आया इंडिया में। इसके देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ कि वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण का काम शुरू कर दिया गया इंडिया में। और अभी अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो आपको, या तो अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, आपको 5 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना दोनों हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इतने केसेस हो जाते हैं ना, कोई पेड़ काटे ले जा रहा है, कोई मार दे रहा है हाथी को, गेंडे को, किस लिए मार रहे हैं, सूंड के लिए, उसके दांत के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे में बिकता है। तो उसके लिए क्या बनाया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइप ऑफ एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसे बोलते हैं एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसमें क्या हुआ, 2010 में बना। तो ये जो भी मामले हैं पर्यावरण से रिलेटेड, कोई पेड़ काट ले रहा है, जहां मना है कि पेड़ नहीं काटना है, सेंसिटिव जोन है, वहां आप काटेंगे पेड़ तो आपको फिर आपके ऊपर मुकदमा होगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, और उसका जो है उसकी देखभाल देखेगा कौन, उस मुकदमे को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन किस संरक्षण से संबंधित था। तो वो देखिए रामसर जो एक जगह है, कहाँ है, ईरान में है। इसका नाम ही है रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन। तो ये मिट्टी, और बहुत हद तक मिट्टी के बाद आप आ सकते हैं पानी में, क्योंकि ये दलदलीय भूमि के संरक्षण से रिलेटेड था, मैंग्रोव वन के संरक्षण से रिलेटेड है। तो इंडिया में अभी कितने रामसर साइट्स हैं, ये देखिए फ्लोरा एंड फोना जो होती है ना, हर जगह की अलग अलग होती है। तो दलदली मिट्टी में, मैंग्रोव में, वहां का जो कहेंगे कि फ्लोरा और फोना है, उसको कंजर्व करने के लिए कि वो बर्बाद ना हो, रामसर कन्वेंशन हुआ। और इस कन्वेंशन के थ्रू हमने क्या किया, साइन करा लिए इन 1971, और हम डिक्लेयर करने लगे कि इसको, ये सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे पोटेंशियल है, इसको आप कंजर्व कर दीजिए। तो इंडिया में हमारे पास 49 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, वहीं रामसर वेटलैंड डे, हाँ ठीक है, तो 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
भोपाल गैस ट्रेजिडी किसके कारण हुई थी, त्रासदी, ठीक है। तो पहले ये किस ईयर में हुई थी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, ये हुआ था आपका 1984 में, और वो मंथ था 3 दिसंबर 1984। एक प्राइवेट कंपनी थी भोपाल की, जिसके मिसमैनेजमेंट की वजह से ये लीकेज हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट साइनाइड का, मिक भी बोलते हैं इसे। और इसके कारण क्या हुआ था, बहुत से लोग मारे गए थे, और काफी सालों बाद तक इसका जो बोलते हैं ना कि आफ्टर इफेक्ट देखा गया था भोपाल में। बहुत सा मतलब बहुत दर्दनाक और बहुत हिस्ट्री में काइंड ऑफ सबसे बुरी गैस ट्रेजेडी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। ओके, हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और इसके साथ मैंने आपको बहुत से एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपरली उसे मेंटेन कीजिए, या 2-4 बार ये वीडियोस देखिए 2x पे करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा क्या है मोटो 1000 क्वेश्चंस का ईवीएस के, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।